वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर्स में हमने कंसंट्रेशन यूनिट्स और कंसंट्रेशन यूनिट्स पर काफ़ी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। अब हम इस लेक्चर्स में विलेयता और विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों पर डिस्कस करेंगे। विलेयता क्या होती है? तो देखें, मैंने आपसे कहा हम एक विलायक की निश्चित मात्रा लेते हैं। विलायक की कौन सी मात्रा लेते हैं? निश्चित मात्रा लेते हैं। और विलायक की निश्चित मात्रा में हम इसमें विलेय घोलते हैं और विलेय घोलने पर जब हम विलेय की अधिकतम मात्रा इसमें घोल दें, कंडीशन क्या रहेगी? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। तो इस विलेय की अधिकतम मात्रा जो हमने विलायक की निश्चित मात्रा में घोली है, ये इसकी क्या कहलाएगी? विलेयता कहलाएगी। तो विलेयता की डेफिनेशन निकल के आ गई। कांस्टेंट टेम्परेचर पर, स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घोले गए विलेय की अधिकतम मात्रा, घोले गए विलेय की कौन सी मात्रा? अधिकतम मात्रा इस विलेय की विलेयता को व्यक्त करेगी। ठीक है। अब देखें, हम आपसे डिस्कस करें कि ये किस किस पर निर्भर कर सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी मात्रा किस पर निर्भर करती है? एक तो निर्भर कर सकती है विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर कर सकती है। दूसरा ये निर्भर कर सकती है टेम्परेचर पर, और तीसरा ये निर्भर कर सकती है प्रेशर पर। कौन कौन से कारक विलेयता को प्रभावित कर सकते हैं? तो हमने कहा विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में विलेय और विलायक की प्रकृति हो सकती है, टेम्परेचर हो सकता है और प्रेशर हो सकता है। ठीक है। अब हम विलेयता को अलग अलग पढ़ेंगे, ठोस की द्रव में विलेयता को, और फिर दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे गैस की द्रव में विलेयता को। ठीक है। इनको डिस्कस करने से पहले मैं तीनों पॉइंटों पर एक बार डिस्कस कर लेता हूं। विलेय और विलायक की प्रकृति। हम कहेंगे समान को घोलता है, समान को घोलता है। लाइक डिजोल लाइक, इसका मतलब हुआ यदि हमारे पास ध्रुवीय विलेय है और ध्रुवीय विलायक है, तब हम कहेंगे विलेयता अधिक होगी। मैं कह दूं विलेय अध्रुवीय है और विलायक भी अध्रुवीय है, दोनों समान प्रकृति के हैं, तो भी विलेयता ज़्यादा होगी। लेकिन मैं कह दूं ध्रुवीय विलेय और अध्रुवीय विलायक, या फिर मैं कह दूं अध्रुवीय विलेय और ध्रुवीय विलायक, तब इन दोनों कंडीशन पर मैं कहूँगा विलेयता कम होगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पर डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एच नेगेटिव दो अभिक्रियाएं होती हैं हमारे पास। डेल्टा एच पॉजिटिव ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं, डेल्टा एच नेगेटिव ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। रासायनिक साम्य में कहीं पढ़ा है ला सातेलिए का नियम। ये क्या कहता है? इस नियम के अकॉर्डिंग जब अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है, कैसी है? ऊष्मा शोषी है। ऊष्मा शोषी का मतलब हो गया डेल्टा एच पॉजिटिव है, तब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैं कहूँगा विलेयता बढ़ेगी, सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी आती है
कैसी आती है, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे प्रेशर। प्रेशर जो आता है ये केवल कौन सी अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है, गैसीय अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है, सामान्य अभिक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता। बीच में है लासातलीय नियम। क्या है, जब किसी भी अभिक्रिया पर हम किसी बाह्य कारक का प्रभाव लागू करें तो अभिक्रिया उस दिशा में गति करेगी जिधर लगाए गए प्रभाव को समाप्त किया जा सके या कम किया जा सके। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी तो टेम्परेचर के मान में कमी होती जाएगी, क्योंकि ऊष्माशोषी है तो इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए ताप की जरूरत पड़ेगी। तो यह अभिक्रिया ताप बढ़ाने पे अग्र दिशा में जाएगी, यानी कि विलेयता बढ़ जाएगी। और ऊष्माक्षेपी है तो अपोजिट हो जाएगा, विलेयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पर दोनों पॉइंट अलग अलग डिटेल से देखेंगे। एक पॉइंट हमारे पास है ठोस की द्रव में विलेयता, और दूसरा पॉइंट हमारे पास आएगा गैस की द्रव में विलेयता। दो पॉइंटों पर हम आज डिस्कस करेंगे। एक आता है पॉइंट ठोस की द्रव में विलेयता। कौन सी विलेयता हो गई, हमने स्टार्ट किया ठोस की द्रव में विलेयता। क्लियर हो गई बात। सबसे पहले हम ठोस जो है इसको घोल रहे हैं, किस में घोल रहे हैं, द्रव में घोल रहे हैं। तो ये द्रव जो है ये हमारे लिए क्या हो गया, विलायक, और ये ठोस जो है ये हमारे लिए क्या हो गया, विलेय। ठीक, अब मैं यहां पे आपसे कहूं ठोस की द्रव में विलेयता को हम व्यक्त करते हैं विलेयता गुणनफल से, या फिर केवल व्यक्त करते हैं विलेयता से। विलेयता से या फिर हम किससे व्यक्त करते हैं, विलेयता गुणनफल से। ठीक है, ठोस की द्रव में विलेयता को किससे व्यक्त किया जाता है, विलेयता से या विलेयता गुणनफल से। ठीक है, अब मैं कहूँगा विलायक को निश्चित करके 100 ग्राम कर दीजिए। विलायक की मात्रा कितनी कर दीजिए, 100 ग्राम। इस 100 ग्राम विलायक में ठोस जो है इसको घोलने पर जब हम इसकी अधिकतम मात्रा को घोल चुके हों और टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट रहे, तब इसकी जो अधिकतम मात्रा 100 ग्राम द्रव विलायक में घुलेगी, इसको हम इस ठोस की क्या कहेंगे, विलेयता या विलेयता गुणनफल कहेंगे। क्या कहेंगे, विलेयता या विलेयता गुणनफल। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या आ गई, निश्चित ताप पर, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, ध्यान रखना, निश्चित ताप पर 100 ग्राम द्रव विलायक में 100 ग्राम द्रव विलायक में घोले गए ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा उसके लिए क्या कहलाएगी, विलेयता या विलेयता गुणनफल कहलाएगी। ठीक है, अब देखें, मैंने आपसे कहा ये 100 ग्राम द्रव विलायक लिया, मैंने द्रव विलायक लिया कितने ग्राम, 100 ग्राम। ठीक, इसमें हमने ठोस विलेय को घोलना शुरू किया। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। ये ठोस विलेय इसमें घुलता जाएगा, फिर हमने घोलना जारी रखा, फिर घुलता जाएगा। एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ठोस का घुलना बंद हो जाएगा, यानी कि अब ठोस अपनी अधिकतम मात्रा में इस द्रव विलायक में घुल चुका है। ठीक है, इस अधिकतम मात्रा में घुल चुका है, तो यहाँ तक जो हमें विलयन प्राप्त होगा, इस विलयन को हम कहेंगे संतृप्त विलयन।
कौन सा विलयन कहेंगे? संतृप्त विलयन। ठीक है, जब हमने स्टार्टिंग में घोलना शुरू किया था और अधिकतम मात्रा नहीं घुली, उससे पहले की बात करते हैं। अधिकतम मात्रा से कम मात्रा आ जाए तब हम ऐसे विलयन को कहेंगे असंतृप्त विलयन। कौन सा विलयन कहेंगे? असंतृप्त विलयन। ठीक है, और यदि हम किसी बाह्य कारक को बदल करके टेम्परेचर को इंक्रीज करके इसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा कर दें, कौन सी मात्रा से? अधिकतम मात्रा से भी और ज़्यादा कर दी जाए, लेकिन कंडीशन क्या होगी कि जो बाह्य कारक है उसको हमें चेंज करना पड़ेगा। इस स्थिति में जो विलयन आएगा, इस विलयन को हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन कहेंगे? अति संतृप्त विलयन। तो ठोस की द्रव में विलेयता के आधार पर हमने विलयन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में डिवाइड किया है। वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिकतम मात्रा के बराबर है, कब? टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, और विलेय जो है ये किसके बराबर है? अपनी अधिकतम मात्रा के बराबर घुला हुआ है, तब कौन सा विलयन हो जाएगा? संतृप्त विलयन हो जाएगा। यदि विलेय की मात्रा संतृप्त अवस्था से कम है, संतृप्त अवस्था से कम रहे, तब कौन सा विलयन हो जाएगा? असंतृप्त विलयन। और यदि विलेय की मात्रा उसकी संतृप्त अवस्था से ज़्यादा हो जाती है, उच्च हो जाती है, अधिक हो जाती है, तब हम कहेंगे कौन सा विलयन प्राप्त होगा? अति संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। कौन सा विलयन प्राप्त होगा? अति संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। क्लियर हो गई बात? तो हमने कहा कि ठोस की द्रव में विलेयता को हम किससे व्यक्त करेंगे? विलेयता गुणनफल से व्यक्त करेंगे, या हम इसको सिंपली विलेयता भी कह देते हैं। फिर हमने कहा विलेयता गुणनफल में द्रव विलायक की मात्रा निश्चित की और 100 ग्राम निश्चित की है। ये काफी बार आता है। विलेयता गुणनफल के निर्धारण के लिए द्रव विलायक की मात्रा प्रयुक्त करते हैं, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1000 ग्राम और कोई भी निश्चित मात्रा। तो हम कहेंगे कितने ग्राम प्रयुक्त करते हैं? 100 ग्राम प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, फिर इस आधार पर हमने विलयनों को कितने भागों में डिवाइड किया है? 3 भागों में डिवाइड किया है। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। क्लियर हो गई बात? अब हम डियर स्टूडेंट्स ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों पर डिस्कस करेंगे। कौन से कारकों पर डिस्कस करेंगे? ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, मैंने थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग किया था, तब बताया था कि यहां पर हम जनरली 3 कारकों की बात करते हैं। तो मेरे पास पॉइंट आ गया, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहला मैंने लिया विलेय व विलायक की प्रकृति। पहला कारक है विलेय और विलायक की प्रकृति। ठीक है, दूसरा जो कारक हम लेंगे ये हमारे पास होगा टेम्परेचर, और तीसरा कारक जो हम प्रयुक्त करेंगे ये होगा प्रेशर। 3 कारक हमने बताए। पहला कारक विलेय और विलायक की प्रकृति, दूसरा कारक ताप और तीसरा कारक दाब। ठीक है, अब हम कहें पहला कारक हो गया विलेय और विलायक की प्रकृति। मैंने कहा लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। अब मैं कह दूं विलेय मेरे पास ध्रुवीय या आयनिक है, आयनिक विलेय प्लस विलायक भी मैं ध्रुवीय ले लेता हूं, ध्रुवीय विलायक।
तब मैं कहूँगा विलेयता ज़्यादा होगी। मैंने कहा आयनिक विलेय में NaCl ले लिया, KCl ले लिया, KNO3 ले लिया, कोई सा भी ले लिया मैंने विलेय, ये सॉलिड होते हैं। इनको मैं ध्रुवीय विलायक जल में घोलता हूँ, तब मैं कहूँगा ये अधिक विलेय होंगे। कैसे होंगे? अधिक विलेय। ठीक है। फिर मैं कहूँगा अध्रुवीय विलायक जो हैं, अध्रुवीय विलेय जो है, ये अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे। किस में घुलनशील होंगे? अध्रुवीय विलायक में घुलनशील होंगे। मैंने कहा आयोडीन है, S8 है, सल्फर है, ये अध्रुवीय हैं, सॉलिड होते हैं। इनको जब हम डिजोल्व करते हैं, CCl4 अध्रुवीय विलायक है, कार्बन डाइसल्फाइड अध्रुवीय विलायक है, तो इनमें विलेय होंगे। इनमें क्या होंगे? विलेय। ठीक है। अब मैं आपसे कह दूं नेफ्थलीन है या एंथ्रासीन है, ये अध्रुवीय विलेय होते हैं, अध्रुवीय हैं। इनको जब मैं जल में घोलता हूँ ध्रुवीय विलायक में, तो मैं कहूँगा ये क्या होंगे? अविलेय। और इनको जब मैं अध्रुवीय विलायक बेंजीन में घोलता हूँ, तब मैं कह दूंगा ये क्या होंगे? विलेय। क्या हो जाएंगे? विलेय। ठीक है। ऐसे ही बहुत से एग्जांपल्स डियर स्टूडेंट्स हम ले सकते हैं। तो हमारा मेन बेसिक क्या है? लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घुलता है। ध्रुवीय में घुल जाएगा, अध्रुवीय में घुल जाएगा। जब हम ध्रुवीय को अध्रुवीय में घोलेंगे तो नहीं घुलेगा। ठीक है। मैं आपसे कह दूं NaCl को मैं बेंजीन में घोलता हूं, तब मैं कहूंगा अविलेय होगा। क्लियर? रीजन पूछ लिया जाए कि ये आयनिक या ध्रुवीय क्यों घुलते हैं, तो देखो ये आयनिक है, इनके बीच आयन है, ये ध्रुवीय है, तो आयन और द्विध्रुव के बीच में अन्योन्य क्रिया होगी। तो इसका रीजन हो गया आयन द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल, जिसके कारण ये घुल जाते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास। सेकंड फैक्टर है कौन सा? टेम्परेचर, ताप की जब हम बात करें तो हम कहेंगे कि ताप के आधार पर अभिक्रियाएं हमारे पास दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। मैंने कहा विलेय प्लस विलायक, और क्या बन गया हमारे पास? विलयन। इसमें मैंने कहा डेल्टा H बराबर प्लस माइनस एक्स, डेल्टा H बराबर प्लस माइनस एक्स किलो कैलोरी। अब मैं कह दूं जब डेल्टा H लेस देन 0 और नेगेटिव, दूसरा पॉइंट डेल्टा H ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, ये कंडीशन बताएगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को, और ये कंडीशन बताएगी ऊष्माशोषी अभिक्रिया को। ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में ही, अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, विलेयता कम हो जाएगी। तो इस कंडीशन पे मैं कहूँगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता घटेगी, विलेयता क्या होगी? कम। और इस कंडीशन में मैं कहूँगा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। विलेयता क्या होगी? बढ़ेगी। इसमें हमें याद रखना है कि हमारे पास जब ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो ऊष्माशोषी में देखें NaOH, ऊष्माशोषी में सॉरी, जब डेल्टा H ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव हो तो ऊष्माशोषी होगी। और मैं कह दूं NH4Cl, KCl, NaCl, ठीक है, AgNO3, KNO3, NaNO3, ठीक है, AgNO3 और NaKI, ये जो भी हैं इनकी अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है। जल को नमक में घोल के देखिए, जल को नमक में घोलेंगे तो जल जो है वो धीरे थोड़ा सा
पहले की तुलना में टेम्परेचर कम हो जाता है, यानी कि ऊष्माशोषी प्रक्रम हो गया। कैसा प्रक्रम हो गया? ऊष्माशोषी। तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं इस प्रक्रम में, जब हमारे पास ऊष्माक्षेपी प्रक्रम हो तो मैं कहूँगा डेल्टा H लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव, और नेगेटिव होगा तो मैं कह दूं हम NaOH को जल में घोल दें, लिथियम सल्फेट Li2SO4 को जल में घोल दें, CH3COO का होल ट्वाइस Ca कैल्शियम एसीटेट को जल में घोलें। ये जो हैं ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दर्शाएंगे और इनकी विलेयता टेम्परेचर के आधार पर क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता कम होगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और मैं बता देता हूं, यहां पर कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जैसे हमारे पास आता है ग्लोबर साल्ट, जिनमें हाइड्रेटेड होते हैं Na2SO4.10H2O। ठीक है, इसकी विलेयता 32.4 डिग्री सेल्सियस तक तो बढ़ती है, तक क्या होती है? बढ़ती है। और उसके बाद उच्च ताप पर विलेयता घटती है। इसका रीजन क्या है कि उच्च ताप पर ये H2O जो है, ये 10H2O, इसके क्रिस्टल्स जो है जल पृथक हो जाता है और ये निर्जलीकृत लवण बन जाएगा। कौन सा लवण बन जाएगा? निर्जलीकृत लवण बन जाएगा, जिसके कारण इसकी विलेयता कम हो जाएगी। विलेयता क्या हो जाएगी? कम। ठीक है, टेम्परेचर के बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रेशर। क्या आता है? प्रेशर। प्रेशर यानी दाब। दाब मैंने कहा था केवल गैसीय अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है। कौन सी अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है? गैसीय अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है। केवल कौन सी अभिक्रियाओं को? गैसीय अभिक्रियाओं को। हम टॉपिक ले रहे हैं ठोस की द्रव में विलेयता। तो यहां एक हमारे पास ठोस है और दूसरा हमारे पास द्रव है। कोई भी क्रियाकारक या प्रोडक्ट हमारे पास गैसीय नहीं है। इसका मतलब है कि ठोस की द्रव में विलेयता, ठोस जो है, इस ठोस की द्रव में विलेयता जो है ये दाब पर निर्भर नहीं करेगी, दाब पर निर्भर नहीं करती। पूछ लिया जाए क्यों नहीं करती, तो हम कहेंगे दाब केवल गैसीय अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है, ठोस और द्रव की अभिक्रियाओं को प्रभावित नहीं करता। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा पॉइंट हुआ ठोस की द्रव में विलेयता को क्लियर किया हमने। ठोस की द्रव में विलेयता को मैंने कहा किससे व्यक्त करेंगे? विलेयता गुणनफल से व्यक्त करेंगे। ठीक है, विलेयता या विलेयता गुणनफल किससे कहते हैं? तो हमने कहा निश्चित ताप पर द्रव विलायक के 100 ग्राम मात्रा में, द्रव विलायक की मात्रा ध्यान रखनी है कितनी? 100 ग्राम मात्रा में घोले गए ठोस विलेय की अधिकतम मात्रा को हम क्या कहेंगे? विलेयता या विलेयता गुणनफल। और इस मात्रा का जो विलयन, अधिकतम मात्रा जब हम विलेय की घोल देंगे तो जो विलयन हमें प्राप्त होगा, ये विलयन हमारे लिए कहलाएगा संतृप्त विलयन। फिर हमने बनाया असंतृप्त विलयन। जब विलेय की मात्रा अधिकतम मात्रा या संतृप्त अवस्था से कम रह जाए तब हम कहेंगे असंतृप्त विलयन, और विलेय की मात्रा संतृप्त अवस्था से ज्यादा चली जाए तब हम कहेंगे अति संतृप्त विलयन। ठीक है, इसमें हमने विलयन को कितने भागों में डिवाइड किया? ठोस की द्रव में विलेयता के आधार पर विलयन को हमने 3 भागों में डिवाइड किया, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, कितने भागों में डिवाइड किया? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक, फिर हमने कहा इसको प्रभावित करने वाले कारक, ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले 3 फैक्टर बताए। पहला फैक्टर मैंने कहा टेम्परेचर, विलेय और विलायक की प्रकृति। उस पे मैंने कहा लाइक डिजोल्व लाइक, समान समान को घोलता है। ध्रुवीय ठोस यानी कि आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायक में घुल जाएंगे और अध्रुवीय विलायक में नहीं घुलेंगे। मैं NaCl या KCl जो आयनिक ठोस हैं इनको जल में घोलता हूं, आसानी से घुलेंगे, बेंजीन में घोलता हूं तो नहीं घुलेंगे। ठीक है, रीजन पूछ लिया जाए तो मैं कहूंगा आयन और ध्रुवीय विलायक जो द्विध्रुव बनाएगा, इस आयन और द्विध्रुव के बीच में एक इंटरेक्शन होगी, अन्योन्य क्रिया होगी, आकर्षण बल होगा, जिसके कारण विलेयता बढ़ेगी। ठीक है, एक पॉइंट और आता है जो बता दूं मैं, यदि किसी की जालक ऊर्जा कम है और जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है, क्या कहा मैंने?
जालक ऊर्जा कम है और जलयोजन ऊर्जा ज्यादा है, उसकी विलेयता भी अधिक होगी। ठीक है। इसी तरीके से अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायक में घुलनशील ज्यादा होंगे। दूसरा फैक्टर हमने लिया टेम्परेचर। टेम्परेचर के आधार पे मैंने कहा रिएक्शंस दो तरीके की हो सकती हैं, एक ऊष्माक्षेपी हो सकती है, एक ऊष्माशोषी हो सकती हैं। लासातलीय नियम के अनुसार जब हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां ताप का प्रभाव कम हो, और कम होने का मतलब है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में कम होगा। ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं पर ताप का प्रभाव कब समाप्त होगा? जब अभिक्रिया बैकवर्ड आ जाए। बैकवर्ड का मतलब विलयन कम प्राप्त और विलेय और विलायक आपस में पृथक रहें, यानी कि विलेय की घुलनशीलता कम हो, तब मैं कहूंगा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो विलेयता कम हो जाएगी। दूसरा आता है ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी। ये एग्जाम्पल दिए मैंने। तो हमारे पास क्षार धातुओं के क्लोराइड वगैरह जो आते हैं, नाइट्रेट वगैरह हैं, ये हम बात कर लें, इनके हैलाइड्स जो हैं, इनकी अभिक्रिया ऊष्माशोषी होती है, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है तो विलेयता बढ़ेगी ताप बढ़ाने पर। ठीक है। फिर मैंने कहा लिथियम सल्फेट है, कैल्शियम एसिटेट है, क्षार है, NaOH KOH, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दर्शाते हैं, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दर्शाएंगे तो इनकी विलेयता कम होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, हाइड्रेट लवण कोई भी है तो एक निश्चित ताप तक तो विलेयता बढ़ेगी और उच्च ताप पर विलेयता कम हो जाएगी। उसका रीजन क्या है कि उच्च ताप पर ये जल जो है, क्रिस्टलीय जल है, ये पृथक हो जाएगा, जिसके कारण विलेयता घट जाएगी। ठीक है। फिर अब तीसरा फैक्टर था दाब। दाब के लिए हमने कहा कि दाब केवल कौन सी अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है? गैसीय अभिक्रियाओं को प्रभावित करता है। और हमने पॉइंट लिया है ठोस की द्रव में विलेयता। तो यहाँ एक ठोस है और दूसरा द्रव है, कोई भी हमारे पास गैसीय पदार्थ नहीं है, तो यहाँ पर मैं कहूंगा ठोस की द्रव में विलेयता दाब पर निर्भर नहीं करती। क्लियर? ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे, और वो टॉपिक होगा गैस की द्रव में विलेयता। ओके, थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।